नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम पर्यावरण अध्ययन एनवायरमेंटल स्टडीज़ कर रहे हैं, जो सूर्य प्रकाशन द्वारा लिखित पुस्तक है। यह पुस्तक नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पाठ्यक्रमानुसार है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न से उत्तर सहित इसके आंसर देंगे। पर्यावरण के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? का, पर्यावरण अजैव तत्वों का समूह है। खा, पर्यावरण जैव तत्वों का समूह है। गा, पर्यावरण अजैव तथा जैव तत्वों का समूह है। घा, उपयुक्त सभी। तो इसमें तीसरा आंसर सही है, पर्यावरण अजैव तथा जैव तत्वों का समूह है। दूसरा प्रश्न है, पर्यावरण शब्द किस भाषा के इनविरनर ENVIRONER इनविरनर शब्द से बना हुआ है? तो आ है अंग्रेजी, बा है फ्रेंच, सा है लैटिन, दा है जर्मन। तो ये फ्रेंच भाषा से बना हुआ शब्द है, इनविरनर। सृष्टि संबंधी तत्व कॉस्मिक एलिमेंट्स को आप किस पर्यावरण में सम्मिलित करेंगे? तो आ है भौतिक पर्यावरण, बा जैविक पर्यावरण, सा सांस्कृतिक पर्यावरण, दा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा भौतिक पर्यावरण। पर्यावरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सम्मिलित है? भौतिक तत्व, जैविक तत्व, सांस्कृतिक तत्व या उपयुक्त सभी? तो इसमें उपयुक्त सभी, भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का घटक है? भूमि, जल एवं वायु, जैविक प्राणी या उपयुक्त सभी? तो इसमें भी उपयुक्त सभी, भूमि, जलवायु और जैविक प्राणी। वातावरण की विशेषता है कि वह सदैव अपरिवर्तित रहता है, परिवर्तित होता रहता है, लंबे समय तक समान रहता है या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर है परिवर्तित होता रहता है वातावरण। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का अंग है? स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल या उपयुक्त सभी? तो इसमें तीनों सही है, जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल पर्यावरण के भाग है। पर्यावरण पर अधिकार है मानव का, वनस्पति का, जंतुओं का या समस्त जीवों का? तो समस्त जीवों का पर्यावरण पर अधिकार है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है? एकल आयामी है या फिर बहुआयामी है या फिर संकुचित है या फिर द्विआयामी है? तो पर्यावरण के अध्ययन की प्रकृति है बहुआयामी। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? तो इसमें बताना नहीं वाला, गलत बताना है इसमें। तो विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, भारत वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान, भारतीय वन्य जीव संस्थान, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। तो कौन से संबंधित नहीं है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान, ये पर्यावरण से संबंधित नहीं है। कौन कौन सी है? विज्ञान और पर्यावरण केंद्र है, भारतीय वन्यजीव संस्थान है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग है। प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है जल, ऊर्जा, भूमि, इमारतें। तो इमारतें प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अनव्यकरणीय है? पेट्रोल, भूमि, जल, जल शक्ति। तो इसमें आंसर है पेट्रोल, अनव्यकरणीय है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ये। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय संसाधन नहीं है? सूर्यताप, वायु, जल, कोयला। तो कोयला अक्षय संसाधन नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण से आशय है आ, संसाधनों का उपयोग कंजूसी से किया जाना चाहिए, बा, संसाधनों का आवश्यकता अनुसार दोहन करना, सा, संसाधनों का उपयोग ही न करना जाना चाहिए, दा, संसाधनों का सार्थक एवं वियोजित ढंग से उपयोग करना। तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से आशय है संसाधनों का सार्थक एवं वियोजित ढंग से उपयोग करना। विश्व में खाद्य समस्या का मूल कारण है वन विनाश, मृदा अपरदन, जनसंख्या वृद्धि, प्राकृतिक आपदा। तो विश्व में खाद्य समस्या का मूल कारण जनसंख्या वृद्धि है। ऊर्जा संकट का समाधान है कोयले की खोज, पेट्रोल की खोज, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, बिजली की कटौती। तो इसमें वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत ही ऊर्जा संकट का समाधान है। विश्व खाद्य दिवस कब होता है? तो इसमें सीधे उत्तर देखते हैं, 16 अक्टूबर को होता है। सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है
सोलर सेल द्वारा। भूमि एक मुख्य संसाधन है जो प्रकृति की निःशुल्क देन है। निम्न में से भूमि का प्रकार नहीं है। कौन सा नहीं है? असामान्य भूमि नहीं है। कौन कौन से भूमि के प्रकार हैं निम्न में से? सामान्य भूमि, नम भूमि, बंजर भूमि, ये भूमि के प्रकार है। कौन सा मृदा अपरदन का प्रभाव नहीं है? तो मृदा प्रदूषण नहीं है। कौन कौन से मृदा अपरदन के प्रभाव हैं? मिट्टी की उर्वरता कम होना, सिल्टीकरण होना, अकाल। कौन सा प्रकृति और रासायनिक संगठन के आधार पर प्राकृतिक संसाधन का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पे जो नहीं है वो कौन सा है? परिवर्धनीय संसाधन नहीं है। और कौन कौन से हैं? प्रकृति और रासायनिक संगठन के आधार पर प्राकृतिक संसाधन के प्रकार: अकार्बनिक संसाधन, कार्बनिक संसाधन, मिश्रित संसाधन। बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन होती है। भारत में भूस्खलन की घटनाएं किस राज्य में होती हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, इन सभी राज्यों में होती है। कौन सा अपरदन का प्रकार नहीं है? सरिता तीर अपरदन का प्रकार नहीं। कौन कौन से अपरदन के प्रकार है? निलंबन है, उत्परिवर्तन है, पृष्ठीय सर्पण है। जल के अतिदोहन के लिए उत्तरदायी नहीं है, वनारोपण नहीं है। जल के अतिदोहन के लिए उत्तरदायी जनसंख्या वृद्धि है, औद्योगिकरण है, नगरीकरण है। जल का उपयोग होता है सिंचाई में, उद्योगों में, खनिज पदार्थों के निष्कर्ष में। एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए प्रतिदिन जल की आवश्यकता होती है 2 से 2.5 लीटर। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत भूमिगत जल स्रोत है? नलकूप है। पृथ्वी का कितने प्रतिशत भूभाग जल से घिरा हुआ है? 70%। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग वनों पर आधारित है? कागज उद्योग। झूमिंग किसका प्रकार है? कृषि का प्रकार है। पशुचारण की अनियंत्रितता हानि पहुंचाती है। पशुचारण की अनियंत्रितता हानि पहुंचाती है। जब नियंत्रण में नहीं होता पशुचारण तो वनों को हानि पहुंचाती है। इमारती लकड़ी का उपयोग होता है फर्नीचर निर्माण में। निम्न में से इमारती लकड़ी नहीं है, बांस नहीं है। और कौन कौन सी है? आबनूस है, आयरन वुड है, रोड वुड है। शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में वृक्ष नहीं पाया जाता। कौन सा नहीं पाया जाता? साल का नहीं पाया जाता। और कौन कौन से शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है? चीड़, देवदार, स्प्रूस। उष्ण कटिबंधीय वनों में वृक्ष नहीं पाया जाता, स्प्रूस का नहीं पाया जाता। कौन कौन से मिलते हैं? साल, आबनूस, रोजवुड। बांध प्रभावित करते हैं किसको? सभी को करते हैं, वनों को, आदिवासियों को, जीव जंतुओं को। वनों के कारण उत्पन्न समस्या नहीं है। वनाग्नि या वनों का दहन नहीं है वनों के कारण उत्पन्न समस्या। और कौन कौन सी हैं समस्या वनों के कारण उत्पन्न? भूक्षरण की समस्या, जल पर प्रभाव, बाढ़ एवं सूखे की समस्या। यहाँ पे होना चाहिए वनों के कटाव के कारण उत्पन्न समस्या नहीं है। तो वनाग्नि या वनों का दोहन नहीं है, वनों के कटाव के कारण उत्पन्न समस्या। और कौन कौन सी हैं वनों के कटाव के कारण उत्पन्न समस्या? भूक्षरण की समस्या, जलवायु पर प्रभाव, और बाढ़ एवं सूखे की समस्या। वन बाढ़ को कहते हैं, वन बाढ़ को कहते हैं नियंत्रित। वन क्या करते हैं? बाढ़ को नियंत्रित करते हैं। और अगर वन नहीं होंगे तो बाढ़ कैसी हो जाएगी? अनियंत्रित हो जाएगी। वनोन्मूलन का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि। भूक्षरण या मृदा अपरदन संबंधित है वनोन्मूलन से। वनों से होने वाला प्रत्यक्ष लाभ नहीं है वर्षा में सहायक। वन वर्षा में सहायक ऐसे नहीं होते डायरेक्टली। और डायरेक्ट प्रत्यक्ष लाभ कौन कौन से हैं वनों से? लकड़ी से निर्मित वस्तुएं, पशुओं का चारा, उद्योगों के लिए कच्चा माल। वनों से होने वाला अप्रत्यक्ष लाभ नहीं है, यहाँ पे गलत बताना है कौन सा नहीं है। तो लकड़ी से निर्मित वस्तुएं नहीं है वनों से अप्रत्यक्ष लाभ। और वनों से होने वाला अप्रत्यक्ष लाभ है वर्षा में सहायक होता है, मनोरंजन जैसे शिकार, घूमना आदि, और बाढ़ नियंत्रण में सहायक होता है। क्योंकि वनों से होने वाला प्रत्यक्ष लाभ है लकड़ी से निर्मित वस्तुएं।
भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में है? ये है पंजाब में। सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है? नर्मदा में है। गंगा का उद्गम स्थल है गंगोत्री। मरुस्थलीकरण के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? खनन, वनों की कटाई, अत्यधिक चराई। समाप्त न होने वाले प्राकृतिक संसाधन का स्रोत है सोलर यानी सौर ऊर्जा। नर्मदा का उद्गम स्थल है अमरकंटक। पर्यावरण को बचाते हुए विकास जारी रखने की संकल्पना कहलाती है संपोषित विकास। संपोषित विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था 1980 में। संपोषित विकास से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1993 में गठित आयोग है ब्रंटलैंड आयोग। भारत में अधिकांशतः टेम्परेट सदाबहार वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो हमें कौन सी वनस्पति बतानी है? टेम्परेट सदाबहार वनस्पति। तो ये पाई जाती है पूर्वी पश्चिमी हिमालय पर 3500 मीटर से कम ऊंचाई पर। वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट एवं पूर्वी हिमालय में। वन जो तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं लिटोरल वन कहलाते हैं। भारत में उष्णीय सदाबहार वन पाए जाते हैं तमिलनाडु में। मृदा का वैगुण जो मृदा कणों के आकार पर आधारित होता है कहलाता है क्षेत्रीय क्षमता। मृदा कण बढ़ते हुए आकार में व्यवस्थित होते हैं। इस क्रम में चिकनी, सिल्ट और बलुई तो बढ़ते हुए क्रम है मिट्टी के। सबसे छोटे कण चिकनी के, फिर सिल्ट के उससे बड़े, फिर बलुई के सबसे बड़े। मृदा संरक्षण प्रक्रिया है जहाँ मृदा क्षति का संरक्षण किया जाता है। मृदा संरक्षण का अच्छा उपाय है अच्छा पौधावरण। इकोसिस्टम शब्द किसके द्वारा कहा था? किसने कहा था इकोसिस्टम शब्द? तो एजी टेंसले ने इकोसिस्टम शब्द की उत्पत्ति इनके द्वारा की गई। इकोसिस्टम है क्या है इकोसिस्टम? बंद एवं खुली जो उपस्थिति एवं जैव संहति पर निर्भर है। बंद एवं खुली जो उपस्थिति एवं जैव संहति पर निर्भर है। इकोसिस्टम के निम्न रूप हैं उपभोक्ता एवं जीवाणु। इकोसिस्टम इन दो घटकों से बना हुआ है जैविक व अजैविक। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी? तांसले ने की थी। तांसले। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है फलोद्यान, फल उद्यान। अनुक्रमण और प्राकृतिक की क्या उदाहरण है? वन, तालाब और मरुस्थल। अनुक्रमण के सामान्य प्रक्रम का अंग नहीं है तो यहाँ पे गलत बताना है। अनुक्रमण के सामान्य प्रक्रम का अंग नहीं है, पिरामिड नहीं है। और अनुक्रमण के सामान्य प्रक्रम का अंग है प्रतिक्रिया, आक्रमण, स्पर्धा। समस्त शाकाहारी जीव कहलाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर। किस पारिस्थितिकी पिरामिड तंत्र में जैव भार पिरामिड उल्टा बनता है? उल्टा जैव भार पिरामिड किस में बनता है? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। एक से अधिक खाद्य श्रृंखला के परस्पर संबद्ध होने को कहते हैं खाद्य जाल। सर्वभक्षी जीव का उदाहरण है मानव। कवकों को किस श्रेणी में रखा जाता है? अपघटक। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है तो इसमें गलत बताना है कौन सा नहीं है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र। उपकृषित पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक नहीं है। और कौन कौन से पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक है? स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र और सागरीय जल पारिस्थितिकी तंत्र। जैव घटक नहीं है, कार्बनिक पदार्थ जैव घटक नहीं है। कौन कौन से जैव घटक हैं? स्वपोषी उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह ऊष्मा गतिकी के किन नियमों पर आधारित है? दो नियमों पर आधारित है। कितने नियमों पर आधारित है? दो नियमों पर आधारित है। ऊर्जा मापन की इकाई है अर्ग है, जूल है, कैलोरी, तीनों है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशी यानी एक दिशा में होता है, एक दिशी होता है। पारिस्थितिकी तंत्र सदैव गतिशील अवस्था में रहता है।
पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यात्मक इकाई है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? वावर जी रासेन ने किया। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले वावर जी रासेन ने किया। जैव विविधता के प्रत्यक्ष मूल से तात्पर्य है सीधे जैव विविधता से प्राप्त लाभ। जैव विविधता का प्रत्यक्ष मूल्य नहीं है, सामाजिक मूल्य। और प्रत्यक्ष मूल कौन कौन से जैव विविधता के? उपभोक्ता संरक्षण मूल्य, उत्पादक उपयोग मूल्य। जैव विविधता का अप्रत्यक्ष मूल्य नहीं है, तो इसमें गलत बताना है कौन सा नहीं है। अप्रत्यक्ष मूल्य जैव विविधता का उपभोक्ता संरक्षण मूल्य, क्योंकि ये प्रत्यक्ष मूल्य है। और अप्रत्यक्ष मूल्य कौन कौन से जैव विविधता के? सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य, सौंदर्यात्मक मूल्य। जैव विविधता के मूल्य संबंधित हैं आर्थिक लाभ से। भारत में कुल अभिनिर्धारित जंतु प्रजातियों की संख्या कितनी है? 81,000। एक स्वच्छ जलीय तालाब के विभिन्न स्तरों में पाई जाने वाली जीव प्रजातियों की विभिन्नता को कहते हैं स्थानीय जैव विविधता। भारत को कितने जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? 10। जैव विविधता भविष्य में प्राप्त होने वाले अप्रत्याशित लाभों को निम्न में से किसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? वैकल्पिक मूल्य के अंतर्गत। जैव विविधता भविष्य में प्राप्त होने वाले अप्रत्याशित लाभों को निम्न में से किसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? वैकल्पिक मूल्य के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की स्थानिक जंतु प्रजाति है? जंगली आक। भारत द्वारा विश्व को प्रदान की गई फसल नहीं है। रबर। पृथ्वी पर जैव विविधता के आधार पर भूभाग है। 8। जैव भौगोलिक प्रदेशों की पृथ्वी पर संख्या कितनी है? 193। पृथ्वी पर जैव भौगोलिक प्रदेश है 193। जैव विविधता कहाँ पर कम पाई जाती है? ध्रुवीय प्रदेशों में। विश्व के सर्वाधिक पादप संपन्न राष्ट्रों में भारत का कौन सा स्थान है? 10वां। जैव विविधता एवं कृषि विविधता की उत्पत्ति की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 6वां। इंदौर में कौन सा जैव भौगोलिक क्षेत्र आता है? पश्चिमी घाट। जैव विविधता एवं कृषि विविधता की उत्पत्ति की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है 6। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गुजरात में। भारत के संकटाग्रस्त पादप जाति में सम्मिलित है चंदन। IUCN का संपूर्ण नाम है प्रकृति संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय संघ। प्रजातियों का सर्वाधिक ह्रास वर्तमान में किन क्षेत्रों में हो रहा है? उष्णकटिबंधीय देशों में। जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है, कौन सा नहीं? गलत बताना है। तो जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है भूमंडलीय तापन, और जैव विविधता के ह्रास का कारण है प्राकृतिक कारण, निवास क्षेत्रों का विनाश, अवैध शिकार। कान्हा किसली जैव मंडल प्रारक्षण किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, कान्हा नेशनल पार्क। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। भारत में कुल कितने जैव मंडल प्रारक्षण हैं? 14। भारत में कितने जैव मंडल प्रारक्षण हैं? 14। भारत के विभिन्न प्रदेशों में लगभग कितने राष्ट्रीय पार्क हैं? 89। भारत में कुल कितने अभयारण्य या शरण स्थलियाँ हैं? 492। वायु प्रदूषण का प्राकृतिक कारण है ज्वालामुखी उद्गार। नगरों में जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है औद्योगिक बहिस्राव। उर्वरकों के रासायनिक जल में पहुंचने से, उर्वरकों के जो रसायन है जल में पहुंचने से शैवालों में वृद्धि हो जाती है। अनिद्रा से ग्रस्त रोगियों की संख्या में तीव्र वृद्धि का कारण है ध्वनि प्रदूषण। चेरनोबिल दुर्घटना में व्यापक जनहानि का कारण था रेडियोधर्मी प्रदूषण। प्रदूषित जल के प्रयोग से होने वाला प्रमुख रोग है आंत्रशोथ। ओजोन परत को हानि पहुंचाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कृषि में उर्वरकों के प्रयोग से होता है जल प्रदूषण। परमाणु संयंत्रों में रेडियोधर्मी पदार्थ प्रयुक्त होता है यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, पोलोनियम। अपमार्जों को
के उपयोग द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है? जल प्रदूषण। ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित है तापीय प्रदूषण से। लोहे की खदानों में खनिजों में प्रदूषण के कारण कौन सी बीमारी पाई जाती है? लौह सकितमयता। लौह सकितमयता। जल प्रदूषण से जलीय जीव जंतु किस कारण मर जाते हैं? ऑक्सीजन की कमी से। कितने डेसिबल से अधिक का शोर मानव के लिए हानिकारक है? 80 डेसिबल से ज़्यादा। किस चिकित्सकीय प्रौद्योगिकी में रेडियो एक्टिव पदार्थों का उपयोग किया जाता है? एक्स किरणें, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। गंगा नदी किस प्रांत से होकर बहती है? उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। ध्वनि मापन की इकाई है डेसिबल। शोर है अवांछनीय ध्वनि। पॉलीथीन व प्लास्टिक को जलाए जाने से कौन सा प्रदूषण होता है? वायु प्रदूषण। जल प्रदूषण के कारण होने वाला रोग है हेपेटाइटिस। हेपाटाइटिस। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। तापीय प्रदूषण किस कारण से होता है? परमाणु विद्युत गृह से, कोयला संचालित शक्ति गृह से, जल विद्युत गृह से। ओजोन छिद्र के प्रभाव से होता है। पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आती हैं। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? वनों का भारी कटाव। भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। लोहे के खानों में खनिजों से कौन सी बीमारी होती है? लौह सक्रियता। प्रमुख वायु प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लेड। टिटनेस रोग उत्पन्न होता है टिटनेस बैसिनाई से। ध्वनि स्तर का मापन किस में होता है? डेसिबल में, डीबी। मानव कानों के लिए कितने ध्वनि सहनीय होती है? 40 से 50 डेसिबल। रेडियोधर्मी प्रदूषण से होता है रुधिर कणिकाओं की कमी, ल्यूकीमिया, आनुवांशिक तत्वों का विनाश। प्रमुख मृदा प्रदूषक नहीं है ओजोन। अनिद्रा से ग्रस्त और कौन कौन से प्रमुख मृदा प्रदूषक है? आर्सेनिक, कैडमियम और सीसा, लेड। अनिद्रा से ग्रस्त रोगियों की संख्या में तीव्र वृद्धि का कारण है ध्वनि प्रदूषण। और कौन कौन से कारण नहीं है? जल प्रदूषण नहीं है, रेडियोधर्मी प्रदूषण नहीं है, वायु प्रदूषण नहीं है। चेरनोबिल दुर्घटना में व्यापक जनहानि का कारण था रेडियोधर्मी प्रदूषण। प्रदूषित जल के प्रयोग से होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है प्रदूषित जल से? आंत्रशोथ। प्रदूषित जल से नहाने धोने से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? वायरल होता है और सिस्टोटोम होता है। पेयजल में उपस्थित विषाणु कौन सा रोग उत्पन्न नहीं करते? हैजा नहीं करते। और कौन कौन सा रोग उत्पन्न करते हैं? पोलियो, पीलिया और यकृत शोथ, लीवर सिरोसिस या फिर पीलिया। PAN गैस से मानव शरीर के कौन से अंग प्रभावित होते हैं? आंखें। भोपाल गैस कांड कब हुआ था? दिसंबर 1984। सीसा मानव को क्या हानिकारक प्रभाव पहुंचाता है? बुद्धि में कमी और रक्त अशुद्ध, दोनों। पेयजल में क्लोराइड की अधिक मात्रा मानव को क्या हानि पहुंचाती है? दांतों को पहुंचाती, हड्डियों को पहुंचाती, जोड़ों को पहुंचाती है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 23 मई 1986 को। खतरनाक फैक्ट्रियों व परिसंकटमय पदार्थों को किस अधिनियम में परिभाषित किया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कुल कितनी धाराएं हैं? इसमें 26 धाराएं हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में किसे स्थान नहीं मिला? तो ओजोन परत क्षरण को नहीं मिला, अम्लीय वर्षा को नहीं मिला, ग्रीन हाउस प्रभाव को नहीं मिला। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? 29 मार्च 1981 को। एयर पॉल्यूशन वाला 29 मार्च 1981 को।
और पर्यावरण वाला कब किया गया था? 23 मई 1986 को पर्यावरण संरक्षण वाला। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसमें 54 धाराएं हैं। पर्यावरण वाले में 1986 वाले में 26 थी, वायु प्रदूषण वाले में 54 है। किस अधिनियम में चिमनी और उत्सर्जन को परिभाषित किया गया है? वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम। पर्यावरण विषयक निम्नांकित अधिनियमों में सर्वप्रथम पारित अधिनियम कौन सा है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया था? 23 मार्च 1974 को। तो वाटर पोल्यूशन वाला कब किया गया था? ये 23 मार्च 1974 को। एयर पोल्यूशन वाला कब किया गया था? 29 मार्च 1981 को। और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन वाला कब किया गया था? 23 मई 1986 को। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में कुल कितनी धाराएं हैं? इसमें 64 धाराएं। एयर पोल्यूशन में 54 थी और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन वाले में 26 थी। मल जल व मल बहिस्राव को किस अधिनियम में परिभाषित किया गया है? जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये 9 सितंबर 1972 को। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की कुल कितनी धाराएं हैं? इसमें 66 धाराएं हैं। राष्ट्रीय पार्क व अभ्यारण्य को किस अधिनियम में परिभाषित किया गया? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में। किस क्षेत्र की जनजातियों के आखेटन अधिकार वन्यजीव संरक्षण कानूनों से अप्रभावित रखे गए? निकोबार द्वीप के। वन्य संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 25 अक्टूबर 1980 को। तो ये यहाँ पे ध्यान देना, वन्य संरक्षण अधिनियम 25 अक्टूबर 1980 लागू किया गया। और पहले हमने क्या देखा था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वो 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया। केंद्रीय पर्यावरण, दोनों में फर्क क्या है? एक वन्य जीव संरक्षण है, एक वन संरक्षण है। वन्य जीव संरक्षण 1972 को आया था और वन्य संरक्षण फॉरेस्ट एक्ट जो है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, ये 25 अक्टूबर 1980 को आया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वनों के संरक्षण पर निगरानी हेतु कितने प्रादेशिक कार्यालय स्थापित किए गए? कितने किए गए? 6 प्रादेशिक कार्यालय। निम्नलिखित में से किस स्थान पर केंद्रीय पर्यावरण विभाग का प्रादेशिक मुख्यालय नहीं है? तो बेंगलोर में नहीं है। और कहाँ कहाँ पर प्रादेशिक मुख्यालय हैं? भोपाल, लखनऊ, जयपुर। भोपाल मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, जयपुर राजस्थान, तीनों राजधानियों में। पर्यावरण संरक्षण परिषदें EPC स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? वन्य संरक्षण अधिनियम। किस अधिनियम द्वारा जंगली जंतुओं के शिकार पर तथा उनसे निर्मित वस्तुओं के व्यापार को निषिद्ध किया गया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। विशिष्ट पादपों के संरक्षण का प्रावधान किस अधिनियम में रखा गया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण कानूनों को लागू करने में बाधा, जन सामान्य की अज्ञानता, कमजोर आर्थिक स्थिति, धार्मिक व सामाजिक रीति रिवाज, ये सब बाधा है पर्यावरण कानूनों को लागू करने में। पर्यावरण संरक्षण कानूनों के अभीष्ट परिणाम के लिए सर्वाधिक आवश्यक है जन चेतना। MC मेहता ने किस जल स्रोत को चर्म शोधनशालाओं के प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए जनहित याचिका दायर की थी? तो कावेरी नदी। MC मेहता ने कावेरी नदी जल स्रोत को चर्म शोधनशालाओं के प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए जनहित याचिका PIL दायर की थी। RTI भी दायर किया होगा, PIL तो दायर की थी। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में कितनी धाराएं हैं? 54 धाराएं हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में पारित हुआ। वन्यजीव की बात हो रही है। फिर भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ, कब हुआ? 1927 में हुआ था। वन अधिनियम की बात हो रही है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात नहीं हो रही है, फॉरेस्ट एक्ट की बात हो रही है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। संविधान के किन अनुच्छेदों में पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख किया गया है? 48 का और 51 का। 48A, 51A, इसमें संविधान के अनुच्छेदों में पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख है।
आर्टिकल 48A 51A। पर्यावरण अधिनियम 1986 में कितने अध्याय व धाराएं हैं? तो 1986 के पर्यावरण अधिनियम में 4 अध्याय हैं और 26 धाराएं हैं। पर्यावरण अधिनियम 1986 में किस धारा में दंडी संबंधी प्रावधान है? तो दंड संबंधी प्रावधान, पनिशमेंट रिलेटेड प्रोविजंस किस में है? 49 नंबर की धारा में है। तो धारा 49 में आपको क्या मिलेगा? दंड संबंधी प्रावधान। वायु प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत न्यायपालिका में आवेदन किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? 22A। एक्ट कौन सा है? 22A, 22 का 22A। जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम का कौन सा सन था? ये था 1976। लागू जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम का 1976वां सन था, 1976 में आया था ये। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 में कितने अध्याय व धाराएं हैं? 1974 की बात कर रही तो इसमें ऊपर वाला गलत है शायद। लागू हुआ होगा 1976 में और बनाया कब गया होगा? 1974 में। तो जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम एक्ट जो है 1974 ही होगा। फिर से देख लेते हैं। जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम का सन 1974 था, 1976 नहीं था। जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम 1974 में कितने अध्याय व धाराएं हैं? तो इसमें 6 अध्याय और 64 धाराएं हैं। जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम 1974 की किस धारा में मल व व्यावसायिक बहिस्राव का निस्तारण संबंधित है? तो ये 25वीं 25th एक्ट नंबर 25 है। जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम की धारा 25, 26 और 27 के अधीन पारित किए गए बोर्ड के आदेश के विरुद्ध कितने दिन की अपील की जा सकती है? 30 दिन की। जल प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण और जल की स्वच्छता बनाए रखने से संबंधित बोर्ड का सही नाम है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण बोर्ड। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितने अध्याय व धाराएं हैं? 8 अध्याय 67 धाराएं, 8 अध्याय 67 धाराएं 1972 वाले में है। भारतीय वन्य अधिनियम 1972 में कितने अध्याय हैं? 13 अध्याय हैं। स्टॉकहोम में आयोजित प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन में कितने देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मिलित हुए थे? 119 देशों के। पर्यावरण जागरूकता का अर्थ है पर्यावरण के प्रति आम जनता की चेतना, प्रदूषण के प्रति आम जनता की चेतना, वनों या वृक्षारोपण के प्रति आम जनता की चेतना। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में। प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में। रियो शिखर सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था? रियो डी जेनेरियो में 1992 में। अर्थ प्लस 5 सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था? न्यूयॉर्क में 1997 में। मॉन्ट्रियल समझौता निम्न में से संबंधित था? ओजोन परत के क्षय से। रियो शिखर सम्मेलन में किन मुद्दों को शामिल किया गया था? उत्पादन का सुनियोजित तरीका, यातायात के साधनों का पर्यावरण हितैषी विकास, जल का सदुपयोग। रियो शिखर सम्मेलन का परिणाम नहीं था जल सिद्धांत और रियो सम्मेलन का परिणाम था रियो निर्णय, एजेंडा 21, वन सिद्धांत। मॉन्ट्रियल समझौता कब प्रभाव में आया? 1 जनवरी 1989 को। क्योटो प्रोटोकॉल कब प्रभाव में आया? 16 फरवरी 2005 को। अर्थ प्लस 10 सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में हुआ था? जोहानिसबर्ग में। चिपको आंदोलन से संबंधित नहीं है, गलत बताना है, श्रीमती मीना देवी नहीं है। चिपको आंदोलन से संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा, श्रीमती गौरी देवी, चंडी प्रसाद भट्ट। सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, श्रीमती गौरी देवी। चिपको आंदोलन के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश में पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो लगाया गया था 1980 में। तो उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का भाग था। चिपको आंदोलन उत्तराखंड से संबंधित है,
तो चिपको आंदोलन के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? 1980 में। बिश्नोई आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? राजस्थान से बिश्नोई आंदोलन। एपिको एपिको शब्द किस भाषा का शब्द है? ये कन्नड़ भाषा का है। एपिको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पांडुरंग हेगड़े ने किया। मूक घाटी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? केरल से संबंधित है। मूक घाटी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1973 में प्रारंभ हुआ। मूक घाटी आंदोलन के फलस्वरूप मूक घाटी को कब राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? 1985 में किया गया। सूचना प्रौद्योगिकी की उपयोगिता है पर्यावरण व मानव स्वास्थ्य में, उद्योगों में, व्यापार में। सूचना प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है इंटरनेट से। धन्यवाद।